नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरनम इंस्टीट्यूट पर। मैं सुजीत कुमार आज आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अर्थात आर्थिक समीक्षा के बारे में बात करेंगे। चूंकि पूरे इकोनॉमी का जो डेटा है अर्थात आंकड़े हैं या जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जो तथ्य हैं, उन सबका संबंध आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों से सीधे सीधे तौर पर होता है। कहने से तात्पर्य यह है कि चाहे आप प्री के एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात कर लें, या फिर पीएससी में प्री मेंस की बात कर लें, या फिर यूपीएससी की बात कर लें, आपको हर जगहों पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। और प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ जो महत्वपूर्ण आंकड़े आते हैं, वह अर्थव्यवस्था से जो संबंधित आंकड़े आते हैं, उनका जो मुख्य स्रोत होता है वह कहीं न कहीं मुख्य तौर पर सीधे सीधे कह लें कि आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों से होता है। चूंकि ये हर वर्ष आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जारी किए जाते हैं, दो स्तर पर होते हैं। एक होता है राज्य विशेष को लेकर राज्य सरकार के द्वारा, दूसरा होता है केंद्र सरकार के द्वारा पूरे संपूर्ण देश एवं आर्थिक गतिविधियां संपूर्ण देश की जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रभावों एवं मुद्दों से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब मुख्य तौर पर यह बात कहें कि आज हमें आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में बातें करनी है, और वह आर्थिक समीक्षा होगा भारत के संदर्भ में अर्थात आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 का। ठीक है। चूंकि आर्थिक समीक्षा के तौर पर हम पहले थोड़ा सा और इस पर स्पष्टीकरण कर लें, साथ ही साथ में हम ये भी देख लें कि ये क्या होता है, इसको कौन जारी करता है, ये कब जारी होता है, इन संदर्भों में हम बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए, कोई भी आर्थिक कारोबार हो या कामकाज हो, हिसाब किताब हो, सामान्य तौर पर वह प्रत्येक वर्ष के लिए होता है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में एक आर्थिक कारोबार के तौर पर हम इसे जानते हैं या समझते हैं। तो वैसे ही देश में क्या होता है, हर देश का एक वित्त वर्ष होता है। क्या होता है भैया? वित्त वर्ष होता है। और उस वित्त वर्ष के तौर पर जैसे हम कहते हैं, हमारा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कहाँ तक है? 31 मार्च तक है। इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा एक वित्त वर्ष है। तो इस दौरान हमने जितनी भी आर्थिक गतिविधियों के तौर पर जो कोई भी कार्य किया है या करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, इन सभी के अंतर्गत हम उसकी क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं, है ना। एक वर्ष में समीक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल साल के अंत में ही जाके मार्च में या फरवरी में जाकर ही हम इसका समीक्षा करेंगे, नहीं। समीक्षा प्रायः क्या होता है, 3 महीने के, प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर, जिसको हम बोलते हैं ना तिमाही, एक शब्द आता है, कौन सा? तिमाही। तो ये तिमाही के आधार पर इसकी समीक्षा होती रहती है। अर्थात जो भी बजट के जरिए पैसे को व्यय किया गया है, जो भी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, वह योजनाएं कहाँ तक पहुंची हैं, कहाँ तक सफल हुई हैं, कितने लोगों को उस लक्ष्य तक निर्धारित करने की जो हमारा एक प्रयास था, प्रयत्न था, वो पहुंचा है कि नहीं है, ये सारी बातें आपको आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत मिल जाती हैं। ठीक है। तो सीधे हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में। एकदम सामान्य बेसिक जानकारी ये है कि यह वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार हैं वर्तमान में, पी अनंत नागेश्वर के द्वारा क्या होता है? तैयार होता है। याद रखिएगा, जो आर्थिक सलाहकार होता है वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार, उसकी दिशा निर्देश में ही पूरी टीम होती है वित्त मंत्रालय की, वह आर्थिक समीक्षा को क्या करती है? तैयार करती है। फिर बात करते हैं 31 जनवरी 2025 को संसद में वित्त मंत्री द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, तो आप आज के संदर्भ में ये कहें कि इस वर्ष अर्थात ये तो 2025-26 ये जो वित्त वर्ष स्टार्ट हो चुका है, कौन सा वित्त वर्ष है? 2025-26 है। याद रखिएगा, 2025-26 वित्त वर्ष है हमारा, या चालू वर्ष है ना। लेकिन इसके जो आंकड़े हम पिछले वर्ष के ही ज्ञात करते हैं कि हमने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया है और कितना हमें प्राप्त करना है। तो भाई जो चीज याद रखिएगा, ये समीक्षा है, समीक्षा है, याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आगे की चीजों को हम बताने जा रहे हैं, नहीं, आगे की चीजों की नहीं, जो वित्त वर्ष बीत चुका है उसकी समीक्षा की जाती है कि उस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था के जो भी चीजें हैं, खास तौर पर चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, उनकी स्थिति कैसी है। तो यहां पर कहा गया है 31 जनवरी 2025 को संसद में क्या हुआ? वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि
वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बनाया जाता है आर्थिक समीक्षा, वो उसकी समीक्षा की जाती है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि इसमें चालू वर्ष का आंकड़ा अर्थात 2024-25 का क्या होता है, शामिल होता है। मतलब जो चल रहा हो, अर्थात ये कह लो आप कि 31 जनवरी को जो वर्ष वित्त मंत्रालय चल रहा होता है, वित्त वर्ष, उसी का ही आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस बात को ध्यान दीजिएगा, चूंकि आंकड़ा 2024-25 का है और ये जनवरी में ही 25 में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि यह जो आंकड़ा होगा यह दिसंबर 2024 तक का मुख्य तौर पर आंकड़े होंगे, जबकि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो आंकड़ा होगा, अगले 3 महीने का जो आंकड़ा होगा, वह केवल अनुमानित होगा, उस पर अनुमान के आधार पर कार्य किया गया होगा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है सीधे सीधे तौर पर, या आप समझ सकते हैं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जब आर्थिक समीक्षा के आंकड़े आते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस दौरान 9 महीनों का ही आपको वास्तविक आंकड़ा दिखाया जाता है, बल्कि और जो 3 महीने के आपको क्या होता है, केवल आंकड़ों का अनुमान होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस आधार पर ये कुछ न कुछ उपमा दी जाती है। तो इस बार ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है, चाहे वो प्री का हो चाहे अदर एग्जाम की हो, कि विकास इंजन बताया गया है कि विभिन्न भौगोलिक एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के विषम होने के बावजूद भी भारत के द्वारा विकास दरों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अन्य क्षेत्र भी लगातार परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हैं। तो इस आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं, मुख्य तौर पर IMF है, विश्व बैंक है, उसने ये एक उपमा दी है कि भारत भैया विकास इंजन है, मतलब वो लगातार ऐसा इंजन है कि वह विकास करता ही रहेगा आने वाले कुछ वर्षों में, है ना। तो इन आंकड़ों के द्वारा हम इन चीज़ों को समझेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, वास्तव में आर्थिक समीक्षा का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों के तौर पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर पहले हम ये बात कर ले, ये प्रस्तुत तो किया जाता है, अब लेकिन इसमें होता क्या है, मुख्य तौर पर आंकड़ों की हम चर्चा हर बार करते हैं और इसमें भी आंकड़े ही होंगे, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के आंकड़े होंगे, किस क्षेत्र विशेष में आंकड़े होंगे, कितनी सीमा तक निर्धारित आंकड़े होंगे। अर्थात जैसे हम बात कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में इससे संबंधित क्या होते हैं, आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो भैया वो आंकड़े क्या प्रदर्शित करते हैं, वो किन संदर्भों में होते हैं, किन आयामों को वो टच करते हैं, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे सामान्य तौर पर जैसे हम एक को पकड़े हैं, मौद्रिक स्थिति। देश में आर्थिक समीक्षा के द्वारा आपको मौद्रिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है ना। मौद्रिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी से तात्पर्य यह है कि जैसे मुद्रास्फीति क्या है ना, महंगाई कितनी बढ़ रही है देश में, पिछले वर्ष के दौरान कितनी थी, इस वर्ष कितनी रही, है ना। वित्तीय वर्ष की मतलब वित्तीय वर्ष के संदर्भ में ही हमेशा देखिएगा, है ना। हमारे मुद्रा का मूल्य घटा है या फिर क्या हुआ है, बढ़ा है, ये भी देखा जाता है। इसके बाद में मौद्रिक स्थिति में ही यह बात तय की जाती है कि बैंकिंग सेवा कैसी रही। यहाँ पर क्या होता है भैया, बैंकिंग सेवा कैसी रही, मतलब अभी हाल ही में कल की न्यूज़ है, कल का मतलब ये है कि सामान्य तौर पर ये अप्रैल का महीना चल रहा है 2025 का, तो यहाँ पर एक न्यूज़ है कि अभी RBI के द्वारा रेपो दरों में क्या किया गया, 25 बेस अंकों का क्या किया गया, 25 बेस अंकों को घटा दिया गया, है ना। 25 बेस अंक, कौन सा भैया, बेस याद रखिएगा। 25 बेस अंक का मतलब होता है, अगर आप इसे प्रतिशत में बदलोगे तो प्रतिशत में आता है 0.25%, है ना। 0.25% क्या होता है, इसका मतलब होता है, तो इतना घटा दिया गया है। चूंकि अगर कोई भी बेस रेट है, सामान्य तौर पर बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिजर्व रेपो रेट हो, CRR हो, SLR हो, अगर इनमें कहीं भी परिवर्तन होता है तो इसका मतलब सीधा आप समझिएगा कि अर्थव्यवस्था में रुपए की जो आपूर्ति है उसको क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, ताकि अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है ना, जो मांग है, जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो,
उसको संचालित किया जा सके। तो यहाँ पर ये मौद्रिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ, आर्थिक समीक्षा में। फिर इसी आर्थिक समीक्षा में हमें ये पता चलता है कि देश में विकास कितना हो रहा है ना, किस दर से हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। तो यहाँ पर प्रायः आपको विकास दरों के बारे में क्या होता है, जानकारी मिल जाती है, यहाँ पर दिखाई जाती है। इसके बाद आती है विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्षेत्रों का विकास। वित्तीय क्षेत्रों का विकास मतलब सामान्य तौर पर इसमें बैंकिंग भी कह सकते हैं, बैंकिंग वहाँ भी यहाँ भी है, कोई बात नहीं, बैंकिंग है, बीमा है ना, और शेयर बाजार की गतिविधियां, शेयर बाजार की गतिविधियां के साथ साथ इसमें निवेश देश में कैसा हो रहा है, क्या स्थिति है, इसकी भी जानकारी हमें आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में मिलती है। इसके बाद सामाजिक क्षेत्रों को भी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे शिक्षा की क्या स्थिति रही है इस वर्ष, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया था, वह लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, चाहे वो नामांकन को लेकर हो, चाहे वो स्कूलों के विद्यालयों के निर्माण कर लेकर हो, चाहे वो साक्षरता बढ़ाने को लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, हेल्थ की हम बात कर लेते हैं, है ना, और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो ये सब सामाजिक क्षेत्रों में हमने कितनी प्रगति की है, इससे संबंधित क्या आंकड़े रहे हैं, ये सब आपको दिखाई देंगे आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में। ठीक है, इसके अलावा इसका जो क्षेत्र है वो और थोड़ा विस्तारित हो जाता है अपने आप में। यहां पर पहुंचता है मांग। मांग का मतलब यह है कि देश में मांग की स्थिति क्या है। मांग का मतलब यह है कि क्या लोगों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगर डिमांड की जा रही है, अगर मांग की जा रही है, तो किस सेक्टर की वस्तुओं की मांग ज्यादा है, किस सेक्टर या किस क्षेत्र की वस्तुओं की मांग क्या है, कम है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सामान्य तौर पर, जैसे टिकाऊ वस्तुएं एक होता है, और एक होता है सामान्य तौर पर रोजमर्रा की वस्तुएं होती है, जैसे खाद्यान्न, दाल चावल रोटी सब्जी, ये जो भी चीजें हैं ये रोजमर्रा की चीजें, ये टिकाऊ वस्तुओं में नहीं आती। तो क्या इनकी मांग ज्यादा है, या फिर जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं, जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, उनकी मांग ज्यादा है ना। तो प्रायः ये भी गणना यहाँ पर आर्थिक समीक्षा के तहत की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आयात निर्यात की भी स्थिति देखी जाती है कि देश में इस वित्तीय वर्ष के दौरान या पिछले वित्तीय वर्षों में अगर आप तुलना करो तो आयात कितना था, इस वित्तीय वर्ष में कितना रहा है, क्या ये हमारे लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ में किस देश से हमारा इस बार क्या हुआ है, व्यापार बढ़ा है, ये भी देखा जाता है। अब आते हैं कुछ क्षेत्रों पर, जैसे सीधे सीधे आपको आंकड़े यहाँ मिलेंगे कहाँ से, कृषि से, कि कृषि के विकास दर कितना हुआ, अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका कितनी है, कृषि में कितने लोग लगे हैं रोजगार के तौर पर, किन वस्तुओं का, किन अनाजों का उत्पादन हुआ, और उन उत्पादनों का निर्यात क्या हुआ, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कृषि क्षेत्र के लिए आयात की गई। तो ये जो संपूर्ण आंकड़े हैं ना, चाहे कृषि हो, चाहे सेवा हो, या फिर क्या हो, विनिर्माण हो, ये तीनों क्षेत्रों से ही संबंधित अलग अलग तरीके से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद कुछ चीजें होती हैं विदेशी घटना चक्र का प्रभाव। जो भी विदेशी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो किसी देश के द्वारा आपस में युद्ध लड़ने की हो, या किसी देश के द्वारा विभिन्न प्रकार के करों को लगाने के रूप में हो, या फिर सुरक्षा से संबंधित हो, तो ये जितने भी घटनाक्रम होते हैं देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी हमारे देश में आर्थिक विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव सीधे सीधे तौर पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव पॉजिटिव हुआ है या फिर नेगेटिव पड़ा है, इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कहाँ, आर्थिक समीक्षा के इस वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो बात करते हैं, सीधे पहुंचते हैं मुख्य मुख्य घटनाओं पर। और आपको याद दिला दें, सामान्य तौर पर ये चैप्टर जो होता है एकदम सामान्य है, एकदम आसान होता है। बिना इस आर्थिक समीक्षा को समझे, फिर से मैं कह रहा हूं, आप किसी भी प्रकार के जो रटने वाले आंकड़े होते हैं, सामान्य कहते हैं ना कि आंकड़े रटना है, तो यहाँ रटने की बात नहीं होती, क्योंकि सामान्य विद्यार्थी क्या करता है, वो आर्थिक समीक्षा कभी पढ़ता ही नहीं है। वो सीधे सीधे हर सेक्टर का डाटा उठा के वो बिना समझे क्या हो, उसको रटने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उसको याद नहीं होता, याद होता है तो बाद में भूल जाता है। तो आर्थिक समीक्षा को यदि आप एक बार समझ लिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो बार बार परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं, या फिर जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस की बात करेंगे, तो वहां पर इन आंकड़ों को कैसे रखना है बाद में हमने आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी तय कर रखा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, सामान्य तौर पर ये एक सामान्य फिगर है आपका जीडीपी वृद्धि दर का। जीडीपी वृद्धि दर का मतलब ये है कि इसमें बताया गया है कि 2024-25 के दौरान, कब है भैया, 2024 और 25 के दौरान हमारी जो जीडीपी वृद्धि है वो 6.4% है, ठीक है, याद रखिएगा। और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो कि अनुमान लगाया गया है, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें अनुमान है 6.3 से 6.8% है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंकड़े दोनों लिखना पड़ता है या फिर आंकड़े आपको दोनों ही पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको दूसरा है राजकोषीय घाटा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी भी देश की ना सामान्य तबीयत का पता चलता है। जैसे आप किसी के पास जाओ और आप उसको पूछो भैया तबीयत कैसी है, तो वो बोल देता है कि नहीं बढ़िया है, बढ़िया है ना, कहने के लिए तो बोल देता है, लेकिन आप प्राय क्या पूछ लेते हो कि कुछ तो बात है, आपके चेहरे पे वो उदासी है ना, ये चीजें आप कुछ न कुछ तो उसका पकड़ लेते हो, एक क्लू सामान्य व्यवहार में, कि आप बोल देते हो नहीं आपकी तबीयत सही नहीं है। तो वैसे ही ना कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अगर आपको सामने से बहुत अच्छी लगे और आप पूछो कि भैया आपकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, तो बोलेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस उससे एक प्रश्न पूछ लो कि आपका राजकोषीय का क्या स्थिति है, राजकोषीय घाटा कितना है या कितना प्रतिशत है, तो वह जो भी आपको बताएगा उस आधार पर यह तय कर लोगी कि उसकी अर्थव्यवस्था बीमार है कि नहीं है ना। तो सामान्य तौर पर यहां पर एक प्रमुख बीमारी के तौर पर यह परिलक्षित होता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। देखने के लिए या सुनने के तौर पर यह तो कम दिखाई देता है, लेकिन प्रायः यहां से आपको ये आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो चूंकि एग्जैक्ट आंकड़े चाहिए, वास्तविक आंकड़े चाहिए, इसमें कोई अनुमान नहीं होना चाहिए, इसलिए इस वर्ष जो राजकोषीय घाटा 2023-24 को लेकर क्या हुआ था, प्रस्तुत हुआ था, और वह है 5.6%। मतलब अगर पिछले वित्तीय वर्षों में जाओ तो 2022-23 में यह था 6.4, और उससे पहले 6.7 था, फिर 9.2 था, 9.2 2020-21 में था। मतलब जब कोविड का प्रभाव था तो उस समय हमारा राजकोषीय घाटा क्या हुआ था, बहुत बढ़ गया था, है ना। तो ये हमने आपको बताया कि वास्तविक जो बीमारी का लक्षण है अगर आपको पकड़ना है तो किसी भी अर्थव्यवस्था का आप देख लो, क्या देखना है आपको, वह होता है राजकोषीय घाटा। तो वर्तमान में यह 5.6 है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कितना रहे तो बेहतर है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका बुखार तो बहुत ज्यादा है, तो बुखार है तो ये ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाती है ना, कि भाई बुखार आपके पास बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करिए। तो ऐसा यहां पर यह है कि 4% के अगर आसपास राजकोषीय घाटा रहा, 4% के आसपास, तो याद रखिएगा इस बात को कि वह देश में ऐसा माना जाता है कि ये जो बीमारी है उसको कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में यहां पर आंकड़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। चूंकि ये आंकड़े आगे आपको मिलेंगे, है ना, एक सेक्टर वाइज, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तो एक बार मैं इसको आपके सामने चर्चा कर देता हूं। विदेशी मुद्रा भंडार वो लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बीच में थोड़ा 22-23 में गड़बड़ हो गया था, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 634 जो बिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर याद रखिएगा, मिलियन नहीं है, ये क्या है भैया, बिलियन डॉलर है। इस पर हम अभी भी क्या है, वित्तीय वर्ष के तौर पर टिके हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे खाद्यान्न उत्पादन। तो खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में याद रखिएगा, 2023-24 में हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है लगभग 332.3 मिलियन टन है। कितना है, 332.3 मिलियन टन। इसमें क्या चीजें हैं वो सेक्टर वाइज जब हम चलेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। पूंजीगत व्यय हमने कितना किया है, ये लगातार बढ़ रहा है और अच्छी बात है। पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है कि बाद में वो राशि हमें कहीं ना कहीं ज्यादातर बढ़ के ही मिलेगी। तो ये जीडीपी में प्रतिशत के रूप में अगर हम देखें तो लगातार 3.2 वर्तमान में, अर्थात 2023-24 में 3.2 तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण और आंकड़ा आता है औद्योगिक उत्पादन का। औद्योगिक उत्पादन 2023-24 में कितना पहुंच गया है, 5.9 पर, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्टर वाइज, जो कि महत्वपूर्ण आंकड़ों के संदर्भ में देखा जाता है। सीधे सीधे पूछेगा, या आपके प्री में बनता है, चाहे मेंस की हम बात कर लें। हमने पहले ही आपको बताया, हम आपको लास्ट में एक फॉर्मेट के तौर पर देंगे ताकि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आप देख लो, और मेंस में इन्हीं आंकड़ों को कैसे सेट करना है, कैसे
उसका उपयोग करना है, यह सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि केवल आर्थिक समीक्षा को समझ ही लेना जरूरी नहीं है या फिर इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब आप इतना मेहनत करते हो आंकड़ों को याद करने का और पता चला कि आप उसका प्रयोग ही नहीं जानते, इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, तो फिर चीजें मेहनत करने का कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं रह जाता है ना। इससे अच्छा कि आप रट लो, लेकिन प्रॉब्लम वही है, फिर भूलने वाली समस्या आ सकती है। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2025 में 3.3% रही। तो यहां पर क्या है, तुलना करना है। जैसे ये कहेगा कि सामान्य तौर पर अगर आपसे प्रश्न आता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करें, तो प्रायः क्या होता है कि ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था की जब आप समीक्षा करोगे तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो आंकड़ा आपको देना पड़ेगा कि भैया देश दुनिया में क्या चल रहा है ना, देश दुनिया में जो चल रहा है उसकी आप बात करिए, अन्यथा मत करिए, है ना। तो जब आप तुलना ही नहीं कर पाएंगे, आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे, बेसिक आंकड़ा नहीं होगा, तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि 3.3 ये जो था 2025 के दौरान, याद रखिएगा 2025 के दौरान का आंकड़ा है। इस दर से दुनिया में आर्थिक विकास हुआ है। अब आप यहां पर थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोई वित्तीय वर्ष हम नहीं लिख रहे हैं, ना तो दिया गया होगा। क्यों नहीं दिया गया होगा भाई? इसलिए क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं सबका वित्तीय वर्ष क्या है, अलग अलग है। किसी का जनवरी से शुरू होता है, किसी का जुलाई से शुरू होता है, किसी का अप्रैल से, मार्च से, है ना। तो यह आप कह नहीं सकते कि किस वर्ष का है। तो इसलिए ये मान लिया गया अंततोगत्वा 2025 में ये जो विकास दर आपको करंट के रूप में प्राप्त हुआ है, एकदम तात्कालिक जो आपके सामने परिणाम है वो 3.3 का है। और उसी दौरान 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रही है। अब आप तुलना करिए शानदार तरीके से कि लगभग लगभग हम दुनिया से क्या है, दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा क्या है, दोगुनी रफ्तार, मतलब दुनिया 3.3% की दर से आगे बढ़ रही है और हम बढ़ रहे हैं कितना, 6.4 से। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो वास्तविक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है उससे दोगुनी है। लेकिन यहां पर एक बात सावधान रहिएगा, यहां पर एक बात सावधानी पूर्वक समझिएगा। होता क्या है ना, किसी भी देश की जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, जितनी बड़ी का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था के आकार से है। आकार मतलब वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन से है ना। तो जितनी भी ज्यादा बड़ी होती है ना, उसकी ग्रोथ रेट ना उतनी कम दिखती है, क्योंकि भाई ये प्रतिशत दिखा रहा है न कि मात्रा दिखा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया भर में 100 रुपए के बराबर वस्तु हुआ और भारत में क्या हुआ, 200 रुपए के। तो ये धारणा आप बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस स्तर पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी नए विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आ ही जाती है कि प्रायः वो आंकड़ों को देखकर ना वो मात्रात्मक और गुणात्मक में अंतर ही नहीं कर पाते, है ना। तो सामान्य तौर पर इस बात पे जोर दीजिएगा आप लोग कि ये 6.4 है, ये 3.3। मेरा ये कहने का मतलब था यहाँ पर कि प्रायः अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा या आपको आंकड़ा उतना ही कम दिखाई देगा। जैसे अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा विकास दर किस देश की है, तो यकीन मानिए कि साउथ ईस्ट जो एशियाई कंट्रीज हैं, जैसे मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, लाओस हुआ, बांग्लादेश को ही आप पकड़ लीजिए, है ना। ये जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, उनकी ग्रोथ रेट ना हमेशा ना दहाई अंकों में होती है। मतलब वो 10%, 12%, 20%, कुछ कुछ तो अफ्रीकी ऐसे कंट्रीज हैं लोग 25-25% के आसपास पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे क्या? नहीं, उनका आकार बहुत छोटा है देश का, वह देशों का आकार बहुत छोटा है, इसलिए वो आंकड़े हमेशा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नजर आते हैं। लेकिन उससे हमें कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता की कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं 2024-25 में वास्तविक मूल्यवर्धन जो जीवीए है वह 6.4 की दर से बढ़ने का क्या है भैया, अनुमान है। और चूंकि 25 का आंकड़ा, ये मैंने पहले ही कहा, ये दिसंबर तक का एग्जैक्ट आंकड़ा होता है, ये पहली चीजें बता दी गई हैं। 3 महीने का केवल अनुमान है, इसलिए बार बार ये शब्द अनुमान वाला इसमें आता है। इसलिए कभी भी आप जब लिखेंगे आर्थिक समीक्षा में, मेंस में, तो अक्सर जब आप आर्थिक समीक्षा का जिक्र करेंगे तो प्रायः आप अनुमान शब्द का जरूर जिक्र करिएगा, है ना। इससे आपकी आंसर राइटिंग के जो शब्दावली है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगी, है ना, आकर्षक लगेगी। एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, ये बच्चा वास्तव में इन चीजों को जानता है, छोटी छोटी चीजों का। केवल आंकड़े आप सही लिख देंगे और पता चला कि उसके दाएं बाएं जो भी चीजें हैं, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस ना उतना आकर्षित नहीं लगता और वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं
कि आर्थिक समीक्षा में देखिए इसी वर्ष कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि है भैया, 3.5 की दर से वृद्धि है। अब एक प्रश्न अक्सर आता है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी वृद्धि दर प्रायः क्या रही है, स्थिर रही है। मतलब वह है कौन सा, कृषि क्षेत्र। और जब कभी भी इसको स्थिर बताइएगा, हमेशा याद रखिएगा मेंस के पेपर में 4% के आसपास, या फिर अगर वो प्री में पूछेगा तो वैसे पूछता है किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 4% के आसपास बनी हुई है। तो हमेशा आप कृषि को ध्यान में रखिएगा। कृषि की जो विकास दर है वो भारत में 1970 से 70 के आसपास के बाद से लेकर लगभग लगभग 4% की वार्षिक वृद्धि हर वर्ष यही देखने को मिलती है। न तो इसमें बहुत ज्यादा कमी होती है, न तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मतलब 3.5 या 3.5, 3.7 या 4.2 भी चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 4.5 भी चला गया है किसी किसी वर्ष में, तो ये नहीं कहना है। लगभग वो औसत रूप से 4% बढ़ती है। क्या इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अगर आपसे ये प्रश्न आए किसी संदर्भ में कि कृषि क्षेत्र में जो विकास दर है वो 4% के आसपास है, तो इसके बढ़ाने के उपायों पर चर्चा कीजिए। वो आप कैसे बढ़ाओगे कृषि क्षेत्र की विकास दर को, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या है और उस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो है निवेश, है ना। कृषि क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी संस्था या कोई भी उद्योगपति, व्यापारी, मुख्य तौर पर, या ऐसे समझो एफडीआई की बात करें, इसमें एफडीआई का जो निवेश है या अंतर प्रवाह है वह बहुत क्या है, कम है। क्योंकि सबको पता है कि भैया कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज्यादा हम फायदा ये दोगुना तिगुना करके तो ले नहीं सकते। आपने अनाज उगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमाने ढंग से उसका क्या करेंगे, आप उसको बेचेंगे, है ना। ये भी होता है। इसलिए वहां पर अक्सर जो उद्योगपति होते हैं जो अधिक लाभ कमाने की लालसा में जो निवेश की प्रवृत्ति रखते हैं वो कृषि क्षेत्रों में निवेश नहीं करते, है ना। तो निवेश जब नहीं होगा तो स्वाभाविक है जो उसके आधारभूत संरचनाएं हैं उसका, जैसे भंडारण की बात कर ले, भंडारण गृहों की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो स्वाभाविक है जब भंडार गृह नहीं होंगे, जब यातायात के साधन नहीं होंगे, जब सिंचाई के साधन नहीं होंगे, तो तमाम तरह की समस्याएं कृषि में जस के तस आजादी के बाद जो थी आज भी चीजें होंगी वो बनी रहेंगी, है ना। चूंकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, चीजें, मैंने ये कहा कि निवेश बहुत ज्यादा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न आए तो इस बात पे जोर दीजिएगा। यह 2-3 पॉइंट्स आपके लिए क्या होंगे, मुख्य तौर पर होंगे। दूसरी बात ये भी होती है कि भाई किसानों या प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोग कार्यकुशल नहीं होते, है ना, दक्ष नहीं होते। तो तमाम तरह के आप उसको कारणों में आप उसे गिना सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से आप लिखिएगा। दूसरा क्षेत्र आता है, महत्वपूर्ण है, औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें 6.2 क्या है यहाँ पर ग्रोथ रेट है। मतलब इसी वित्तीय वर्ष में इसका जो विकास दर है वो 6.2% की दर से क्या हुआ है, बढ़ा है। मतलब ये कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास दर, याद रखिएगा इस बात को, औद्योगिक विकास दर में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास दर में क्या होता है, सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव। मतलब कोविड के बाद 2022-23 में अगर आप जाएंगे ना तो ये 9% के आसपास था। तो इसका क्या मतलब था कि एक साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जब कोविड-19 के दौरान जब अर्थव्यवस्था मंद सुस्त पड़ गई थी, तो जब उभरी है, अर्थात जब लोग लौटे हैं फिर से उत्पादन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बूम आया था औद्योगिक क्षेत्रों में कि भैया 2 साल 1.5 साल से हमारे मशीन बंद थी, अब इसको प्रोडक्शन शुरू करो जल्दी से जल्दी। तो शानदार तरीके से हमने 9% के आसपास का क्या किया था, ग्रोथ रेट स्थापित किया था, ठीक है। अब आते हैं सेवा क्षेत्र में। ये सेवा क्षेत्र जो है 7.2 की दर से लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका भी पिछले दशक की अगर हम बात करें, एक आध दशक की, तो ये भी इसी के आसपास बना हुआ है, 7%, 8%, 6.5% भी चला गया था बीच में, है ना। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, 3.5, 6.2 और 7.2 ये इस आर्थिक समीक्षा में ये एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जब आप किसी भी आंसर राइटिंग को जब आप लिखोगे, उत्तर को लिखोगे, तो सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र से, मैं आपको प्रस्तावना के तौर पर बता दूं, जैसे भूमिका बनाते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, तो इस प्रकार के आंकड़ों का यदि आप इस्तेमाल कर देंगे और उसके बाद जो पूछ रहा है, चुनौती पूछे, महत्व पूछे, है ना, कुछ भी पूछे, वो अलग बात है, तो आप इस प्रस्तावना में इन आंकड़ों को यदि आप रखते हो तो एकदम आकर्षक लगते हैं। और कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बिना वजह का कोई चीज आप प्रस्तावना रखे हो, ठोस नहीं है, है ना, या फिर जो उत्तर में डिमांड उसके अकॉर्डिंग नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं आंकड़ों को आपको सजा देना है वहां, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करेंगे बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की। अब यहां से हम सेक्टर वाइज चलेंगे। सेक्टर वाइज का मतलब ये है कि एक दो सेक्टर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है इसमें। देखिए, एक एक सेक्टर को पकड़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र क्यों? क्योंकि बैंकिंग क्षेत्रों या वित्तीय क्षेत्रों में होने वाले बदलाव से, याद रखिएगा, पूरे तीनों जो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि है, उद्योग है और सेवा क्षेत्र है, उन पर सीधे सीधे क्या होता है, असर पड़ता है। तो यहां पर अगर हम बैंकिंग को पहले सीख लेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किन किन चीजों पर विचार किया गया है इस आर्थिक समीक्षा में, तो हमें आगे समझने में आसानी होगी। क्या है भैया, इस आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 जो वर्तमान में चल रहा है, अर्थात जिसके जो अगला वित्त वर्ष था जब पारित किया गया था, तो वास्तविक जीडीपी के 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान है। याद रखिएगा, ये पहले ही आंकड़ा स्थापित कर चुका है। अब इसमें क्या है कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में लगातार गिरावट आ रही है। ये एक पॉजिटिव, समझ लीजिए, एक न्यूज है, खबर है। क्या है, सकल जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं उनमें क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। एनपीए की बात कर रहा है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है ना। एनपीए में लगातार गिरावट आ रही है। अब प्रश्न ये होता है कि एनपीए में गिरावट का क्या मतलब है, क्या कैसे ये अच्छी हेल्थ अच्छा बता रहा है हमारी अर्थव्यवस्था का, बढ़िया है कि तबीयत भाई ठीक हो रही है हमारे देश की आर्थिक तौर पर, ये कैसे बताएगा? देखिए, इसमें ऐसा है, सामान्य तौर पर हम कह लें कि जैसे बैंकों का जो कर्ज होता है या जो मूलधन होता है, जो पैसा होता है, वह तय समय पर अगर नहीं लौटता तो ये मान लिया जाता है कि बैंक का पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बैंकों का सही समय पर जो कर्ज होता है, चुकाने की, अदायगी की जो सीमा होती है, उसको वो उसमें पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थितियों में वो दिवालिया हो जाते हैं और बैंकों को अपना जो पैसा है वो वापस नहीं मिल पाता विभिन्न स्रोतों से। तो ऐसी स्थिति में भाई बैंक क्या कर सकती है? बैंक विभिन्न प्रावधान है, कुर्की करेगी, फिर नीलामी करेगी, है ना, उसके बाद अपना जो घाटा है उसको पूरा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, ये चीजें ना हमेशा ना बैंक के लिए ना हमेशा दुखदाई होती है। हमेशा दुखदाई होती का मतलब यह है कि इससे बैंक हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उतना कवर नहीं हो पाता जितना कि उसने दिया है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा इस बात को कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में लगातार गिरावट का मतलब यह है कि जो बैंकों के द्वारा डूबे हुए कर्ज हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं वर्ष दर वर्ष। बस इसको आपको देखना है ना। मतलब पिछले वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना है, इन संदर्भों में अगर हम देखा जाए तो ये लगातार इसकी जो उगाही है, इसकी जो नीलामी है परिसंपत्तियों की, उसके द्वारा बैंकों का जो घाटा है वह लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये वर्तमान में 3% के आसपास की दर से क्या हो रहा है, कमी देखने को मिल रही है। अगला है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का, यह 2024 में 2.6 आ गया था। याद रखिएगा, अगर हम केवल सरकारी बैंकों की बात करें, मुख्य तौर पर सरकारी बैंकों की करें, तो उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। कैसे है कि वह 2.6 की दर पर आ चुका है। मतलब कुल जो राशि ग्राहकों को उन्होंने दिया है, जिसको वापस उनको लेना है मूलधन प्लस ब्याज के रूप में, उसका केवल 2.6% भाग ही ये तय है कि वह उनको मिलना नहीं है, अर्थात वह एनपीए खाते में है। सिंपल तौर पर आप इसको ऐसे समझिए, है ना। तो ये लगातार क्या हो रहा है, मैंने कहा 3% के औसत दर से। मतलब बहुत सारी बैंकें हैं, जैसे सहकारी बैंक, आपको बता दूं सहकारी बैंकों का यह जो एनपीए वो बहुत ज्यादा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका एनपीए क्या है, इस औसत से बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वह छोटी छोटी जो बैंकें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, उनके एनपीए का जो घाटा है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि जो बड़ी बैंकें होती हैं, जो प्राइवेट बैंकें होती हैं, उनकी एनपीए का घाटा कम देखने को मिलता है। तो अगर आपको आंकड़ा देना हो, वहां लिखना हो, तो बस आप इसी आंकड़े को आप आधार मानिएगा 2.6% वाले को, और इसी को लिखिएगा, और कोई भी आंकड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट आप सारे संदर्भों को समझिए कि देश में चल क्या रहा है भाई। वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में हर वर्ष या प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही है वह 2024-25 में बढ़कर 22.2% हो गई। क्या खास, बहुत बढ़िया बात है कि इसका मतलब यह हुआ, एक तो आपका घाटा कम हो रहा है, जो दिवालिया हो रहे थे, जो आपके कर्ज को लौटा नहीं रहे थे,
उनकी भी संख्या कम हो रही है, पहली बात बैंकिंग सेक्टर में। दूसरी बात यह है कि ये जो लाभ है, शुद्ध लाभ की बात कर रहे हैं, वाणिज्यिक बैंकों का लाभ भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और लाभ कितना पहुंच गया था पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में? 22.2%। तो इससे क्या मतलब निकलता है, याद रखिएगा, इसके क्या निहितार्थ होते हैं? इसका मतलब यह होता है कि देश में सेवा क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ में पूंजी संबंधी जो भी चलन प्रक्रिया है, देश में लोगों को पूंजी या पैसे का जो लेन देन है, जो प्रवाह है, अतिरिक्त मुद्रा है ना, आर्थिक जो माहौल बोलते हैं ना कि हाँ बढ़िया एकदम बिजनेस वाला एकदम माहौल बन चुका है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला, है ना, उस टाइप का देश में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और लगातार लोग बैंकों से जुड़ रहे हैं, बैंकों से कर्ज ले रहे हैं, बैंकों में जमा कर रहे हैं, उनकी साख में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों का लाभ में 22.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये इसके कारण है, ये क्यों हुआ, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यही इसका 2-3 पॉइंट्स में आप यहां भी समझ सकते हो, लिख सकते हो, जब बैंकिंग से संबंधित आपको आएंगे प्रश्न। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आरबीआई के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या हुई है, बेहतर हुई है। सीधी बात है कि जब बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा तो स्वाभाविक है उसके ब्रांचेस का क्या होगा, विस्तार होगा। बैंक है भैया, वो अपने पैसे को जेब में तो रखेगी नहीं, स्वाभाविक है वो उसको क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा उस पैसे को क्या करेगी, प्रवाह करने के चक्कर में पड़ेगी, ताकि उसको क्या हो, अर्थव्यवस्था का तेजी से सक्रिय रूप से संचालन हो और उसको क्या हो, फायदा भी तेजी से मिलता रहे। तो पहला काम, या तो अनेक कामों में से एक काम करेगी, क्या, अपने ब्रांचों का क्या करेगी, विस्तार करेगी। और जब अपने ब्रांचों का, अपनी शाखाओं का वो विस्तार करेगी तो ऐसे स्थान पर शाखा खोलेगी जहां पर शाखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, वित्तीय समावेशन का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। वित्तीय समावेशन में क्या है कि जो सामान्य बैंकिंग वित्तीय सुविधाएं हैं वो हर वर्ग को प्राप्त हो, दो वर्तमान में चलित हैं, तो जो वर्तमान में प्रचलित हैं, चलित हैं, वो सभी को मिले। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही होता है कि भाई जो वित्तीय सुविधाएं हैं, जो वित्तीय संसाधन है, वो लोगों तक पहुंचे। तो यही तो बात है ना, जब आप 22% की दर से लाभ कमा रहे हो और लगातार आपका घाटा भी कम होते जा रहा है, एनपीए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वित्तीय समावेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। देश में क्या होगा, लोगों तक शाखाएं पहुंचेंगी, लोगों के खाता खुलेंगे, लोगों का बीमा होगा, है ना, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, किसी भी प्रकार से आप उससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे वित्तीय समावेशन में जो आरबीआई के विभिन्न प्रकार के सूचकांक हैं, या ऐसे कहो कि जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें यह साबित हो चुका है कि भारत में इसकी स्थिति क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। और इस बेहतर स्थिति में वित्तीय समावेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम बार बार आता है चर्चा, जनधन योजना की आती है। ठीक है ना, ये जनधन योजना तभी सफल होगी जब बैंकिंग सेक्टर क्या हो, लाभ में हो, है ना, जब वो लाभ की स्थिति में हो। पता चला कि आपने कह दिया कि जीरो बैलेंस पे खोलिए, सरकार ने कह दिया, और पता चला कि बैंक वैसे ही घाटे की स्थिति में चल रहे हैं, उनका कोई कर्ज नहीं लौटा रहा है, कर्ज लौटा भी रहा है तो फायदे में नहीं है बेचारे, तो कहाँ से उनका जीरो अकाउंट वाला बैलेंस खोलने का किसी का खाता मन करेगा, बताइए, है ना। तो वो तो वैसे ही चीड़े वाले रहते हैं, कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी त्यौहार हो जाता है, कभी पता नहीं क्या क्या बैंकिंग सेक्टर में चीजें चलती रहती है। तो वहां भी फिलहाल सुधार की जरूरत है ना। अब बैंकिंग सेक्टर की और बात कर लेते हैं यहीं पर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति जो संशोधित करके 4.8 कर दिया है, और वित्त वर्ष 2026 में इसे 4.2 रहने की उम्मीद है। देखिए एक बात, पहली बात, विकास दर भी तेजी से बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी विकास दर बढ़ेगा तेजी से, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक खास बात यह है कि विकास दर के साथ महंगाई का भी बढ़ना भारत के लिए एक समस्या का विषय पहले से रहा है। लेकिन यहां इस बार के आंकड़ों में एक अच्छी बात यह है कि हमारा विकास दर भी क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की, वो क्या हो रही है, घट रही है। महंगाई क्या हो रही है, घट रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये ऐसी अच्छी बात है कि जिसकी आप चाह रखे वही चीज आपको मिल जाए, है ना। कि प्रायः क्या होता है, जब विकास दर बढ़ता है, सामान्य नियम अर्थशास्त्र का ये कहता है कि जब विकास दर किसी भी देश का बढ़ता है तो महंगाई सामान्य तौर पर बढ़ती है। लेकिन भारत में ये जो
आंकड़े आपको इस बार दिए गए हैं वो यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि विकास दर के साथ महंगाई क्या हो रही है, घट रही है। तो ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। कैसे है? लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छी बढ़ रही है, आय भी आपकी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी महंगाई कम हो रही है। तो ये तो बढ़िया है। ऐसा है कि अगर ये ऐसा हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है। बाकी आंकड़ों की भी कभी कभी जो वास्तविक चीजें होती हैं वो हमें कैसे दिखाई देती हैं, कैसे परिलक्षित होती हैं, हम और आप व्यवहारिक तौर पर वाकिफ हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधान भी रहना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि वर्तमान में 4.8 है और 4.8 है, बाद में आगे चलकर अगले वित्तीय वर्ष में 4.2 हो जाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है क्या ये ज्यादा है या फिर कम है? तो इसको हम आपको बता दें, सैद्धांतिक तौर पर 5% के आसपास अगर मुद्रास्फीति है तब तो बढ़िया है, देश के लिए अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है ना। मान लीजिए ग्राहकों को अच्छा ना लगे जो वस्तुओं को केवल खरीदते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वस्तुओं को, जो बेचते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, भाई उनको भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो वर्तमान संदर्भ में उनको भी फायदा हो और ग्राहकों पर भी ज्यादा बोझ ना हो, इसलिए 5% का जो आदर्श एक दर, एक रेट रखी गई है कि इसके आसपास यदि मुद्रास्फीति है तब तो ठीक ठाक है। उतना ग्राहक भी सह लेगा और जो उद्योगपति है उसमें वो संतोष कर लेगा, भैया चलो 5% की दर से महंगाई बढ़ रही है देश में, मतलब हमारी वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है ना। तो वो प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, वो उत्साहित होता है। तो चूंकि ये जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो 4.2 होने वाला है, तो लेकिन इससे ये मत समझिएगा कि व्यवसायी वर्ग हतोत्साहित हो जाएगा और ग्राहक वर्ग उत्साहित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ठीक ठाक है आंकड़े, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2028 तक, जो 27-28 तक आप ऐसे समझिएगा कि 5 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी है उसको प्राप्त कर लेगा, है ना। वर्तमान में ये 3.4 के आसपास है शुद्ध तौर पर देखा जाए, और वो 2028 तक खत्म होते होते वित्तीय वर्ष 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगा। विकसित भारत 2047 को लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए इसमें चर्चा की गई है। वित्त वर्ष में क्या किया गया है कि 8% की वार्षिक वृद्धि दर की बात की गई है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप विकसित भारत 2047 पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताया गया है कि जब हम 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी प्राप्त करेंगे या 2047 तक जब हमको विकसित बनना है तो उसके लिए 9% कितना होना चाहिए, 9% की ग्रोथ रेट हमें चाहिए। यह प्रायः आपको नोट्स में, किताबों में देखने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं हो कि इसी को मान लिए तो यही रहेगा, ये तो ओवरऑल है ही। लेकिन इस बार वाले जो वित्त वर्ष है, आर्थिक समीक्षा है, उसमें ये स्पेशल कंटेंट को या तथ्यों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि 9% नहीं, अगर हम 8% की भी दर से आगे बढ़े ना तभी भी हम 2047 तक जो हमारा आंकड़ा है उसको हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो यह बात कहां तक, 8% की दर से विकसित भारत की बातें कही गई हैं। एक बात और है, बैंकिंग सेक्टर का ही चल रहा है, याद रखिएगा। एक बात और है कि पिछले 10 से 12 वर्षों के दौरान आईपीओ की संख्या में 6 गुना वृद्धि हुई है, जो देश के वित्तीय विकास के साथ साथ संभावित जोखिम को क्या करता है, दर्शाता है। यहां पे खास बात है, यहां पे खास बात यह कि पिछले 10 से 12 वर्षों के दौरान क्या हुआ है, आईपीओ में तेजी से वृद्धि, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लोगों में निवेश को लेकर कितना उत्साह है, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं देश में कि आईपीओ की संख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लगातार कंपनियां क्या हो रही हैं, अपने आईपीओ जारी कर रही हैं, नए नए फर्म स्थापित कर रही हैं, उनको पैसे की जरूरत है, लोग निवेश कर रहे हैं शेयर बाजार के माध्यम से। तो इससे ये पता चल रहा है कि देश में वित्तीय जो माहौल है, फाइनेंशियल जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी हो रही है, कोई शक नहीं। बैंकों द्वारा दिए जाने वाला क्रेडिट कार्ड में उपभोक्ताओं का हिस्सा लगातार बढ़कर 32.4% हो गया है। केवल ये बिजनेसमैन को नहीं दिया जा रहा है, ये किसी व्यापारी वर्ग को नहीं, बल्कि उपभोक्ता जो वर्ग है, जो सामान्य उपभोग की चीजें खरीदता है, क्रय करता है, उसकी संख्या में लगातार क्या हो रहा है भैया, वृद्धि हो रही है। उसकी संख्या में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये आर्थिक समीक्षा के तौर पर यह आपने सामान्य आंकड़े देखे, साथ ही साथ में यहां पर आपने देखा
कि बैंकिंग सेक्टर का किन किन आंकड़ों में कैसा कैसा प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हमने चर्चा की है ना। तो इसके दो पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि अन्य क्षेत्रों का कि आर्थिक समीक्षा का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के लिए या उनकी स्थिति कैसी है। धन्यवाद।